नमस्कार दोस्तों। आज से अपना एक नया सेशन शुरू हो रहा है और इस नए सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी स्पेशल की। यानी हिंदी के उन प्रश्नों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं जो यूपीएसआई अर्थात यूपी दरोगा 2021 की परीक्षा में आए हुए थे। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें 54 शिफ्टों में पेपर हुआ था। 18 दिन पेपर हुए थे, 54 शिफ्टों में पेपर हुए थे, प्रत्येक दिन 3 पालियों में पेपर हो रहे थे। तो उन सारे प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे और डेली का डेली आपको एक सेट, कब सेट था, कब पाली थी, क्या तिथि रही, पूरा बताया जाएगा और आपको विद एक्सप्लेन कराया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं सीधे। आज का जो अपना सेट है वो सेट है 2 दिसंबर का। पेपर कब का था ये? पेपर है 2 दिसंबर का। और इस 2 दिसंबर के पेपर में पाली कौन सी रही है? तो ये सेकेंड शिफ्ट की है। आज जिन प्रश्नों की चर्चा हम लोग करेंगे वो 2 दिसंबर 2021 में यूपीएसआई के पेपर में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे और सेकंड पाली की बात करेंगे। ठीक, तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय की बात कर रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें प्रत्युत्पन्नमति में, तो प्रति, धन, उत्पन्न, धन, मति, इन शब्दों से मिलकर बना होता है प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग आपको कौन दिख रहा है? उपसर्ग दिख रहा है प्रति। कौन उपसर्ग है? प्रति। और प्रति उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है कि किसी शब्द के पहले जुड़ता है, पहले जुड़ता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगर हम बात करें कि प्रत्युत्पन्न मति का अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ याद रखना है दोस्तों। इसका अर्थ होता है कि तीव्र, बहुत जल्द जवाब देने की इच्छा, यानी तीव्र जवाब देने की इच्छा। हम आपसे कोई प्रश्न पूछें तो आपके अंदर एकदम आ जाएगा नहीं हम ही जवाब देंगे, तो वो इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलें। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? घर का बताना है कि कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो, निलय होता है, आलय होता है, भवन होता है, गृह होता है, लेकिन ये ग्रह, ग्रह नहीं, ये ग्रह नक्षत्रों की बात कर रहा है। ये ग्रह किसका है? ग्रह नक्षत्र की बात है ये ग्रह। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ चलें। क्या जिनके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जिनके पास कुछ भी ना हो उनको विनीत नहीं कहा जाता, दरिद्र नहीं कहा जा सकता, गरीब नहीं कहा जा सकता, उनको कहा जाता अकिंचन। क्या कहा जाता है? अकिंचन। और यहीं पे एक चलता है किंचित, किंचन यानी किंचित। और किंचित, किंचित का मतलब होता है थोड़ा बहुत। किंचित का मतलब होता है थोड़ा बहुत, और अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अमित शब्द का विलोम बताना है। अमित का अर्थ आप बता दोगे तो आप अमित का विलोम बता दोगे। अमित का अर्थ होता है असीम, या जिसे मापा ना जा सके, जिसे मापा ना जा सके। ठीक, ये होता है अमित। और एक शब्द होता है अमित, जिसमें टा है, तो जिसको मिटाया ना जा सके वो है अमित। तो अमित का मतलब जिसको मापा ना जा सके। और आप मैथ में क्या निकालते हो? परिमाप। परिमाप निकालते हो, यानी इसको माप रहे हो। और परिमाप को कहते क्या हो? परिमिति। परिमाप को क्या कहते हो? परिमित। यानी जिसको मापा जा सकता है वो कहलाता है परिमाप। अर्थात इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलें। लालटेन शब्द इनमें से क्या है? जब अगर आपको थोड़ा बहुत याद है कि लालटेन का डब्बा जब आप लाते थे तो लालटेन, इसमें लालटेन ऐसे ही लिखा होता था, लालटेन ऐसे करके लिखा होता था। तो लालटेन, लालटेन का मतलब है ये अंग्रेजी शब्द है। कैसा शब्द है? अंग्रेजी। और अंग्रेजी भाषा अपनी भाषा है नहीं, अंग्रेजी भाषा अपनी भाषा है नहीं, तो ये कैसी भाषा है? विदेशज। तो लालटेन कैसी शब्द हो जाएगा? लालटेन शब्द हो जाएगा विदेशा शब्द हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। अर्थात कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर नंबर
बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अब जैसे इसमें थोड़ी सी चर्चा करें, जहां साहित्य की बात आ जाएगी तो आपको सुमित्रानंदन पंत की रचना याद रखनी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना याद रखनी है, जयशंकर प्रसाद की रचना याद रखनी है, महादेवी वर्मा की याद रखनी है। यानी जो चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, इन चारों की कम से कम 5-5, 7-7 रचनाएं आपको याद कर लेनी है। अगले प्रश्न की तरफ चले। बात करेंगे पैसेज की, और 7 नंबर से 8 नंबर, 7 नंबर से 9 नंबर तक के प्रश्न जो है वो पैसेज के बेस पे हैं। पैसेज पढ़ेंगे। कह रहा दे दान शब्द सुनते या पढ़ते ही सबसे पहला विचार जो दिमाग में आता है वह है मृत्यु अवश्यम भावी है। आज नहीं तो कल, कोई पहले तो कोई बाद में मृत्यु को प्राप्त करता है। मृत्यु के नाम से ही मन में भय का संचार होने लगता है। मानव शरीर धारी भगवान राम और कृष्ण को भी समय आने पर यह शरीर त्यागना पड़ा था, जो जन्म के साथ ही निर्धारित है। उसमें भय कैसा? इसमें बचने का कोई उपाय नहीं है, चाहे कोई कितना ही बलवान, धनवान या तपस्वी हो, इससे बच नहीं पाया। सारे संसार के पुराण इतिहास इस बात के गवाह हैं। प्राचीन या वर्तमान विज्ञान कितना ही उन्नत हो गया हो, लेकिन मृत्यु पर विजय हासिल करना एक सपना ही है। फिर इस क्षण भंगुर और अंत में राख के ढेर में बदलने वाले शरीर या उसके अंगों को किसी जरूरतमंद के लिए समर्पित कर देने में क्या हर्ज है? और फिर इसे पाने के लिए आपने स्वयं कोई प्रयास नहीं किया या किया है, या धन भी खर्च नहीं किया है। मतलब शरीर को पाने के लिए ना तो आपने कोई प्रयास किया है, ना ही आपने कोई अपना स्वयं का धन खर्च किया है। यानी ये पूरी का पूरा मामला देदान से संबंधित है। अब कह रहा देदान सुनते ही सबसे बड़ा विचार कौन सा आता है? तो देदान सुनते ही सबसे बड़ा विचार आता है मृत्यु अवश्यम भावी, यानी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु कैसी है? निश्चित है, अर्थात बी नंबर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। कह रहा पुराण और इतिहास में किस बात का गवाह है? पुराण और इतिहास में इस बात का गवाह है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, अर्थात ए नंबर। कौन सा सही हो जाएगा इसका? ए नंबर। सॉरी, इसका ए नंबर ना होगा। कह रहा मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती, नहीं की जा सकती। कह रहा मृत्यु से कोई बच नहीं पाया, ये बी नंबर सही है इसका। इसका सही है बी नंबर, ठीक है। अगर हम पैसेज की बात करें तो यहाँ पे सीधे देखो लिखा है, कह रहा है कि एक मिनट, हाँ, सारे संसार के पुराण इतिहास इस बात के गवाह हैं। प्राचीन या वर्तमान विज्ञान कितना ही उन्नत हो गया हो, लेकिन मृत्यु पर विजय हासिल करना एक सपना ही सपना है, अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। इसका आंसर नंबर बी सही माना जाएगा, ठीक है। ए नंबर गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। क्षणभंगुर शब्द का अर्थ क्या है? क्षणभंगुर शब्द का अर्थ बताना है। क्षणभंगुर क्षण में भंग होने वाली, सदा अमर रहने वाली, समाप्त होने वाली, कभी ना होने वाली। तो क्षणभंगुर का मतलब होता है क्षण में भंग होने वाली। क्षणभंगुर का मतलब है क्षण में भंग होने वाली, अर्थात ए नंबर। अगले प्रश्न की तरफ चलें। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? जल्दी से आपको बताना है कि वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है। तो देखो, आप देख रहे हो इसमें खड़ी बोली सबसे ज्यादा वर्तमान में प्रचलित जो है वो खड़ी बोली है। और खड़ी बोली किसका हिस्सा है? तो वो हिस्सा है पश्चिमी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी का। और पश्चिमी किसका हिस्सा है? तो सौर सैनी का। सौर सैनी का। और सौर सैनी किसका है? तो अपभ्रंश के हिस्से हैं। अपभ्रंश के कितने हिस्से थे? 7। उनमें एक है सौर सैनी। उनमें एक है सौर सैनी। और उन सौर सैनी के हिस्से हैं 5। उनमें एक हिस्सा है पश्चिमी हिंदी। सॉरी, सौर सैनी के हिस्से हैं 3। उन 3 में एक हिस्सा है पश्चिमी हिंदी। एक हिस्सा है पश्चिमी हिंदी, ठीक है। सौर सैनी के 3 में कौन कौन से हैं? तो एक पश्चिमी हिंदी हो गया, एक राजस्थानी और एक गुजराती। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती।
और खड़ी बोली किसका हिस्सा है, तो पश्चिमी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी के कितने हिस्से हैं, तो याद रखना है 5। पश्चिमी हिंदी के 5 हिस्से हैं। ठीक, कमेंट्स में आप बताओगे कि पश्चिमी हिंदी के कौन कौन से भाग माने जाते हैं। इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। बिहारी हिंदी से नहीं है तो अवधी का नहीं है। अवधी किसकी है, तो अवधी है पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की कौन सी आ जाती है, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। पूर्वी हिंदी में कौन आती है, 3, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, अर्थात बी नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कह रहा है ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा है। ऐश्वर्य, तो देखो ऐश्वर्य बना कैसे है, तो शब्द था ईश्वर और ईश्वर में प्रत्यय लगा या, तो ये बन गया ऐश्वर्य। ऐश्वर्य प्रत्यय लगा या, बन गया ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य का विलोम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है अन का। अन का प्रयोग किया जाता है। अन उपसर्ग लगेगा और जब अन उपसर्ग लगेगा तो ये बना देगा अनैश्वर, अर्थात ए नंबर इसका एकदम सही जवाब है। ए नंबर इसका एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द किया जाता है जिज्ञासु। और जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, वो कहलाता है जिज्ञासा। किसी बात को जानने की इच्छा वो कहलाती है जिज्ञासा, और जानने की इच्छा जो रख रहा है व्यक्ति वो कहलाता है जिज्ञासु। ठीक है, किसी काम को बड़े दृढ़ता के साथ करने वाला, सदैव किसी काम को करने के लिए तैयार रहने वाला, तत्पर, उत्साही, किसी काम को बड़े मन से करने वाला उत्साही कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। तो यशोदा का बनता है यशा धन दा, तो हमने क्या लगाया है, विसर्ग लगाया है। क्या लगाया है, विसर्ग लगाया है। ठीक है, तो विसर्ग संधि कौन सी संधि हो जाती है, विसर्ग संधि हो जाती है। अगला, स्थायी भावों की संख्या कितनी है, जितने रस हैं उतने ही उनके स्थायी भाव हैं। तो रस कितने हैं, 9। रस कितने हैं, 9, तो स्थायी भाव कितने हो गए, 9। संचारी भावों की संख्या अगर कभी पूछे, संचारी भाव, तो आपको याद करना है संचारी भावों की संख्या है 33। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो देखो पुरस्कार में ये 7 मूर्धन आती नहीं है, पुरस्कार शब्द होता नहीं है, पुरस्कार शब्द होता नहीं है। पुरस्कार कौन शब्द होता है, पुरस्कार। कौन शब्द है, पुरस्कार, अर्थात कौन सा आंसर माना जाएगा, आंसर नंबर सी एकदम सही जवाब माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। स्वजाति शब्द का विलोम क्या है। स्वजाति शब्द का मतलब है सजाति। स्वजाति का मतलब है सजाति। सजाति स्वजाति समनार्थी शब्द है। तो सजाति का क्या विलोम हो जाता है, तो विजाति। सजाति का विलोम विजाति, तो स्वजाति का विलोम भी क्या हो जाएगा, विजाति। इसका आंसर बी नंबर सही है। अगला प्रश्न, अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा। अध्यात्म, ठीक, तो अध्यात्म शब्द में प्रत्यय जुड़ेगा इक। इक, तो बन जाएगा आध्यात्मिक। ऐसे शब्द है अध्यात्म और जुड़ा एक, तो बन जाएगा आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक कौन सा, सी नंबर वाला। सी नंबर वाला, क्योंकि 5-7 प्रत्यय ऐसे होते हैं जिन्हें अपत्यवाचक प्रत्यय कहा जाता है, और जब वो किसी मूल शब्द से जुड़ते हैं तो पहले वाले मूल शब्द से जुड़ते हैं तो पहले वाले शब्द को दीर्घ कर देते हैं। यानी अध्यात्म में छोटा आ था, एक लगेगा तो आध्यात्मिक हो जाएगा। अर्थात कौन सा सही माना जाएगा, इसका सही माना जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा लिखी जाती है तो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक,
अतियु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतियु में, तो अतियु में उपसर्ग कौन सा है? तो अति, अति उपसर्ग है। ठीक है, अति उपसर्ग है, यानी ए नंबर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हलवा क्लब रचना किसकी है? हलवा क्लब रचना है ये गुलाब राय की, गुलाब राय की। और ये क्या है? ये निबंध संग्रह, निबंध संग्रह। अगर हम बात करें गुलाब राय के कुछ रचनाओं की और बात करें, जैसे कुछ निबंध संग्रह और भी हैं, उनकी अगर बात करें तो पहला एक याद रखना है हलवा क्लब, दूसरा याद रखना है फिर निराशा क्यों, फिर निराशा क्यों। ठीक, तीसरा याद रखना है मेरी असफलताएं, असफलताएं। ठीक, और एक चौथी याद रख लेनी है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, चौथी है कुछ उथले और कुछ गहरे। चार इनके निबंध संग्रह हैं, चारों को याद रखना है गुलाब राय के। आपसे कभी भी गुलाब राय के अगर पूछेगा तो आपसे या तो रिपीट करेगा तो हलवा क्लब पूछ लेगा, अन्यथा आपसे इन चार में से कोई एक पूछ लेगा। फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले और कुछ गहरे, ये चारों आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। कह रहा है यथाशक्ति में, सॉरी यथा रुचि में कौन सा समास है? ठीक है, यथा रुचि, यथाशक्ति, यथासंभव, इन सब में कौन सा समास माना जाता है? यथा क्या है? यथा है अव्यव, अव्यव, अव्यव यानी अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक, तो यथा में अव्यव, अव्यव बोले तो अविकारी शब्द, तो कौन सा समास हो जाता है? अव्ययीभाव समास, अर्थात ए नंबर सही है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखो, मूर्खता हुई है यानी स्त्रीलिंग हो गया, निंद्रा स्त्रीलिंग होता है, सुंदरता स्त्रीलिंग होता है, कपट किया जाता है, कपट किया जाता है यानी ये कैसा हो जाता है? पुल्लिंग हो जाता है। आप क्रिया का प्रयोग करके जब भी आपको ऐसे शब्द आए, कोई वाक आ जाए, वचन पूछे, लिंग पूछे, तो आपको क्रिया का प्रयोग कर लेना है। क्रिया का प्रयोग आप कर लोगे, आप निश्चित ही आंसर दे दोगे। अगला प्रश्न, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पढ़ने वाला एक शब्द है और कह रहा है इस पढ़ने वाले शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखो, प्रत्यय कितने? दो प्रकार के। प्रत्यय कितने? दो प्रकार के। एक होता है तद्धित प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय, और एक होता है कृदंत प्रत्यय। एक होता है तद्धित प्रत्यय और एक होता है कृदंत प्रत्यय। ठीक, कृदंत प्रत्यय क्या होता है? कृदंत प्रत्यय सदैव सदैव क्रिया के साथ लगता है, क्रिया के साथ। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सबके साथ लगता है। तो कृदंत प्रत्यय के साथ, कृदंत प्रत्यय किसके साथ लगता है? क्रिया के साथ लगता है। तो पढ़ना, पढ़ना क्या है? क्रिया है, पढ़ना क्या है? क्रिया है, और इसके साथ जो प्रत्यय लगेगा वो कैसा प्रत्यय हो जाएगा? तो कृदंत प्रत्यय, अर्थात कैसा है? सी नंबर। याद रखना है कृदंत प्रत्यय किसके साथ लगता है? तो सदैव सदैव कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अच का पर्यायवाची है? अच बताना है, अच का पर्यायवाची है। ठीक, अच का पर्यायवाची आपको सीधे दिख रहा है, आंख है। अच का पर्यायवाची आंख है। अगला प्रश्न, कलई खुलना, कलई खुलने का मतलब होता है कि भेद प्रकट हो जाना, यानी जो रहस्य है वो उजागर हो जाना, अर्थात कौन सा सही माना जाएगा? तो इसका माना जाता है ए नंबर, इसका हो जाता है ए नंबर, कलई खुलना, भेद प्रकट करना। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखो, आज अधिक सर्दी है तो सर्दी तो ऐसे लिखी नहीं जाती, गलत हो गया। आज बेशुमार सर्दी है तो सर्दी के साथ बेशुमार भी नहीं लिखा जाता। ठीक, आज अनाधिक सर्दी है तो सर्दी ऐसे भी नहीं लिखी जाती। आज बेहद सर्दी है, आज सर्दी बेहद है यानी आज बेहद सर्दी है, तो कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। शब्दों का चयन भी करना है,
उन शब्दों का ऑर्डर भी देखना है, कौन शब्द कहाँ रखा है, तब आप वर्तनी अच्छे से पकड़ पाओगे। अगले प्रश्न की तरफ चलें। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है कि कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध मानी गई है। ठीक, देखो, प्रयास ऐसे लिखा जाता है, हास ऐसे लिखा जाता है, अनग ऐसे लिखा जाता है, व्यंग व्यंग ऐसे लिखा जाता है, आदि गा के साथ या बनता है। तो अशुद्ध कौन है? ए नंबर, ए नंबर अशुद्ध है। अगले प्रश्न की तरफ चले। कह रहा है जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो वो कहलाता है अप्रत्याशित। क्या कहलाता है? अप्रत्याशित, अर्थात सी नंबर। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक शब्द याद रखना है, तिलक शब्द माना जाता है तत्सम। तिलक शब्द माना जाता है तत्सम। तो तिलक कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद याद रखना 343 से 351 तक है। और राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को दिया गया। तो भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्र प्रभा उपन्यास है, ये किसकी उपन्यास है? चंद्रप्रभा उपन्यास है, ये तो याद रखना है कि चंद्रप्रभा है क्या, तो ये एक उपन्यास है। और अब प्रश्न है ये किसकी रचना है, ये किसका उपन्यास है? तो याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। जैसे भारत दुर्दशा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुटेली, टके शेर बाजा टके शेर खाजा, ये सब रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। इन सबको याद रखनी है आपको। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलें। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखो, अध्याय पढ़े गए हैं ना कि पढ़ी गई है, स्वदेश अपराध, ये तीनों के तीनों शब्द कैसे हैं? तो ये तीनों शब्द हैं पुल्लिंग। स्थापना हुई है, किसी भी चीज की स्थापना की जाती है, अर्थात ये कैसा शब्द है? तो स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी लिंग की बात कर दे या आपसे बात कर दे वचन की, आप वाक्य प्रयोग कर लोगे, आपको बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अगले प्रश्न के, इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रसाल का, ठीक, तो रसाल का पर्यायवाची माना जाता है आम। अगला, तत्सम शब्द का चयन करना है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। ठीक? तो इनमें सब तत्सम शब्द में जलद, हवा, पानी, बादल, इनमें तत्सम शब्द है जलद। तत्सम शब्द कौन है? जलद। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से बा की ध्वनि कौन सी है, यानी बा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो बा का उच्चारण पा वाली पंक्ति से होता है। और पा वाली का उच्चारण कैसा है? तो ओष्ठ से माना जाता है। तो बा का उच्चारण कहाँ से है? ओष्ठ से, अर्थात बी नंबर है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक? जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दुख भाववाचक संज्ञा है, सेना समूहवाचक संज्ञा है, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का, लड़का में पूरे जितना लड़के वर्ग का नेतृत्व कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, लड़का कैसा है? लड़का है जातिवाचक संज्ञा। अर्थात कौन सा सही है? बी नंबर। बाकी याद रखना है दुख, सेना, ये सब कैसे हैं? तो दुख है भाववाचक, सेना है समूहवाचक। भारत भारतीय पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला? भारत भारती पुरस्कार हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, व्यास सम्मान हो, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, ये पुरस्कार आपको याद रखने हैं। ये पुरस्कार सारे के सारे आपको याद रखने होंगे। ठीक, तो अगर बात कह रहा है कि भारत भारती पुरस्कार किसको दिया गया, तो 2014 का दिया गया था काशीनाथ को। काशीनाथ को। और किस रचना के लिए? तो रेहन पर रज्जु, रेहन पर रज्जु रचना के लिए दिया गया था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? तो देखो, क्रोधित इत लगा है यानी विशेषण हो जाता है, क्रुद्ध
संज्ञा नहीं है। क्रोधी, संज्ञा नहीं है। क्रोध, क्रोध, क्रोध क्या है? संज्ञा है। क्रोधित, क्रुद्ध, क्रोधी में और क्रोध में, इन चारों में कौन संज्ञा है? तो क्रोध संज्ञा है। अगला, इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है? मत्स्य, मृग, ज्ञान, क्षेत्र, दधि, भात, कर्म और विद्या। तो कौन तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है? तो दधि और भात, ये तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है। ठीक, आज अपने 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ये 40 प्रश्न आपको यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे दे दिए जाएंगे। आप एक बार वहां से ऑफलाइन डाउनलोड करके आप आराम से कर लोगे। आपको 2021 के जो कांस्टेबल यूपीएसआई 2021 में जो दरोगा के पेपर हुए थे, उनकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। और आपको ये पेपर कम से कम 4 से 5 बार करने हैं। जैसा कि जब हम लोगों ने पिछले एग्जाम में 2017 के पेपर कराए थे, तब भी प्रश्न टकराए थे, इस बार भी प्रश्न टकराएंगे। और बहुत जल्द हम लोग हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।